तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग जनरल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आई होप आप सभी के एग्जाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। एग्जाम मीडियम या बिलो मीडियम आ रहे हैं तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपके लगभग हर सब्जेक्ट में 20 प्लस या 22 प्लस नंबर आने चाहिए तो आप कंपटीशन में, अब जाहिर सी बात, सब एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम किस लिए दे रहे हैं? कोई यहाँ पास होने का क्राइटेरिया तो है नहीं। यहाँ पे आपको जॉब लेनी है। जॉब लेने के लिए आपको मेरिट अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वैकेंसी तो उतनी है, लोग कितने भी डाल रहे होंगे। अब आप अगर 99% भी मेहनत करते हैं, 1% से भी चूक चूक जाते हैं, तो जो जीरो मेहनत कर रहा है और आपकी मेहनत बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि जॉब तो लगी नहीं। तो मेन जॉब है, उसको लेके बिल्कुल जी जान से तैयारी करिए, क्योंकि अब आखिरी समय है जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति बनती है? तो वहां पे अति पूंजीकरण हो जाता है। जब आपकी चालू संपत्ति का मूल्य कम है और प्रतिभूतियों का देय अधिक है, मूल्य अधिक है, तो अति पूंजीकरण, ज्यादा पूंजीकरण वाली स्थिति बन जाती है। आगे देखते हैं, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक है? सिंपल सी बात है, बिना प्रबंधन के कोई काम सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक सही प्रबंधन नहीं होगा, चाहे कोई कंपनी का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे प्रबंधन बहुत जरूरी है। विदाउट प्रबंधन आपका काम पूरा नहीं होने वाला। पूर्वदत्त व्यय क्या है? पूर्वदत्त व्यय को चालू परिसंपत्ति भी कहते हैं। अगर आपको दोनों तरफ से आ जाए, ये चालू परिसंपत्ति किसे कहते हैं, तो पूर्वदत्त व्यय या पूर्वदत्त व्यय को चालू परिसंपत्ति भी कहते हैं। आगे देखते हैं, बंद पत्र किस प्रकार की देनदारी है? तो वो दीर्घकालीन, मतलब लंबे समय की देनदारी है, जो होता है बंद पत्र। ये वर्डिंग आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा किससे मिल रहा है। तो जब बंद पत्र की बात आती है तो वो दीर्घकालीन देनदारी से मिलेगा। आगे, हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? अब भाई, ये हेनरी फेयोल और बहुत सारे नाम जो आए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। काफ़ी नाम जो आए थे वो साइकोलॉजिस्ट थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे। तो उनके नाम आए थे, उन्होंने कुछ रूल निकाले, उस रूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी चलती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, काफ़ी कंपनियां उनके रूल फॉलो करती हैं। किसी के 14 रूल हैं, किसी के 10 रूल हैं। तो उन रूलों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार होता है उन रूलों के बीच से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ दिया, हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? भाई, इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए कि किसी कंपनी में या किसी जगह में प्रबंध कैसे होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? निर्देशन माने क्या होता है? किसी चीज को दिशा निर्देश देना। तो निर्देशन के मुख्य तत्व अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण है। संप्रेषण माने अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन देना, नेतृत्व देना, और संप्रेषण अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना है, तभी निर्देश दूसरे तक पहुंच पाएगा। आपको नेतृत्व भी करना है निर्देश के लिए, अभिप्रेरणा भी देनी है और संप्रेषण भी करना है। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? विपणन प्रबंधन का। विपणन मैं बता चुका हूँ, मार्केटिंग है। तो वहां पे मार्केटिंग का प्रबंधन, कि भाई मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे होनी चाहिए। आजकल तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो मार्केटिंग में मदद करती हैं। तो जैसे कोई कंपनी है, मान लो डाबर कोई कंपनी है, तो उसे अपनी मार्केटिंग करवानी है, तो वो किसी और कंपनी को मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे देगी और वो कंपनी डाबर की मार्केटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। आगे देखते हैं, साक्षात्कार किसका हिस्सा है? तो भर्ती प्रक्रिया का। सिंपल सी बात है, आप भी भर्ती कर रहे हैं। कुछ भर्तियों में अब तो गवर्नमेंट ने हटा दिया, पहले हर भर्ती में था। तो जैसे आज भी टीचिंग की भर्ती होती है, प्राइवेट में भर्ती होती है, साक्षात्कार तो होते ही है। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? वो अंतिम कार्य है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था कि पहले आप ये कार्य योजना बनाते हैं, फिर आगे एक एक प्रोसेस चालू होती है। अब जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट में क्या बचता है कि उस प्रक्रिया को नियंत्रित करना, जिससे वो प्रक्रिया बिल्कुल व्यवस्थागत तरीके से चलती रहे। तो नियंत्रण कब आता है? जब सारा
सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और वो फिर अंतिम नियंत्रण रह जाता है। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? तो ये विशिष्ट योग्यता परीक्षा है। तो भाई टाइपिंग विशिष्ट योग्यता में ही आएगी, क्योंकि टाइपिंग ही अपने आप में एक स्किल है। तो विशिष्ट योग्यता परीक्षा में ये मानी जाएगी। आगे देखते हैं। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? नेता अगर कोई है, उसके साथ जो भी प्रतिनिधित्व करने वाले उनके जो समूह हैं, उन्हें हम लोग अनुयायी कहते हैं या फिर उनके डिसिपल कह देंगे इंग्लिश में। आगे, महाजन एवं साहूकार। आपको पता ही होगा महाजन और साहूकार कौन होते हैं। कौन सी मुद्रा के प्रमुख अंग हैं? तो ये असंगठित है। अब असंगठित और संगठित में डिफरेंस क्या होता है? संगठित क्षेत्र क्या होता है? जब कोई कंपनी होती है, जैसे आईटी की कंपनी है, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गई, ये संगठित क्षेत्र की कंपनियां हैं, जहाँ पे एक निर्धारित वेतन दिया जाता है, लोगों को जल्दी नौकरी से नहीं निकाला जाता है और उसकी पूरी जानकारी गवर्नमेंट के पास होती है, क्योंकि उसका टैक्स भी कटता है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट के पास जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो जैसे महाजन और साहूकार जो हैं, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं होती, लेकिन मुद्रा का काम करते हैं, तो वो असंगठित क्षेत्र में आ जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जरूरी नहीं है कि आप देखिए कितने क्वेश्चन कर लेंगे आप। मैं बार बार कहता हूँ कि आप चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, कितने क्वेश्चन रट लोगे? तो इससे अच्छा है किताबों से, वीडियो से, हर जगह से समझा जाए। समझ के आप जाएंगे तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। आगे देखते हैं। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? तो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा माने क्या होता है? मैंने अभी बताया, मोटिवेशन। श्रमिक उत्साह के साथ तभी कार्य करेंगे जब उनके पास अभिप्रेरणा होगी। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, राजा जब युद्ध में जाता था, अब कोई उनके भाई जो सैनिक हैं वो लड़ेंगे, मरेंगे, किसके लिए मर रहे हैं? राजा के लिए। लेकिन राजा क्या करता था, उन्हें अभिप्रेरणा देता था। या तो वो कहेगा कि भाई जहाँ राज्य मतलब जहाँ जीतने जा रहे हैं वहाँ पे सामान लूट के लाएंगे, या फिर राजा ये भी कह सकता है कि आपको जो सैलरी दे रही उसे बढ़ा दिया जाएगा, या फिर वैसे अपने देश के लिए लड़ रहे हो या अपने परिवार के लिए लड़ रहे हो, तो ये अभिप्रेरणा में आ जाता है। आगे, निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? तो वो मापदंड जो है वो है कार्य मान का। पद सोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वो है प्रशासकीय संगठन की। ये मैंने आपको बताया था। आगे, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे और अच्छा वीडियो आपके लिए लाएंगे। आगे देखते हैं। कब जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो, तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? तो वो साधारण अंशों का निर्गमन हम लोग करते हैं जब कंपनी की आय अनिश्चित हो, उस समय की बात है, और उसमें आपको पूर्वानुमान लगाना है। आगे, तुलन पत्र, ये मैंने बताया था बैलेंस शीट की बात हो रही, जहाँ पे आप अपना पूरा लेखा जोखा रखेंगे। में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? तो उसमें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में प्रकट किया जाता है। बैलेंस शीट की बात हो रही है। निजीकरण किसका उपाय है भाई? सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का विनिवेश करना। जैसे अभी गवर्नमेंट कर रही है, वो निजीकरण कर रही है, तो जितनी भी उनकी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उन सब का प्राइवेटाइजेशन करना ही निजीकरण कहलाता है। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? एक नियंत्रण तकनीकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे नियंत्रण की भी बहुत सारी तकनीकी होती हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऊंचे पद में बैठा व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है, तो वो सम विच्छेद विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। आगे, गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होती है? तो गैर वित्तीय प्रेरणा मानसिक हमारी होती है, क्योंकि गैर वित्तीय मतलब जिसमें पैसा ना इन्वॉल्व हो, तो ऐसी प्रेरणा कैसी हो सकती है? मानसिक ही हो सकती है। नेतृत्व किसका स्रोत है? तो नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत है। वो कैसे है कि आपको अगर नेतृत्व करना है तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होना जरूरी है। तो नेतृत्व आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होगा। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? तो नियोजन नियंत्रण का ये एक व्यवहारिक पक्ष है। आगे देखते हैं। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण है? अब
कर्मचारी देखिए, या तो ये हो सकता है कि ऊपर वाला एक कर्मचारी हो, बाकी जो नीचे वाले कर्मचारी हो, उनके बीच में संप्रेषण हो। संप्रेषण माने सूचना का आदान-प्रदान, जैसे लेटर देना। लेकिन अगर एक ही स्तर के कर्मचारी हैं, तो उनके मध्य अगर सूचना का आदान-प्रदान हो रहा है, तो फिर उसे कहेंगे समतल संप्रेषण। आगे, आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वित्तीय विवरण। अगर किसी कंपनी की आर्थिक स्थिति को पता लगाना है या व्यापारिक जो भी परिणाम आए कि कितनी बिक्री हुई है, कितनी नहीं हुई है, तो जो भी बैलेंस शीट जो आती है उसे कहते हैं वित्तीय विवरण। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहते हैं? तो उसे कहेंगे प्रत्यादेश। जैसे हम लोग कह सकते हैं इंटरव्यू, तो कहीं-कहीं अलग-अलग रहते हैं, कहीं-कहीं रिटन होता है, कहीं-कहीं इंटरव्यू भी होता है, तो वहाँ पे प्रत्यादेश रहेगा। आगे, हेनरी फ्योल, काफ़ी बड़ा नाम। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया है? तो वो हेनरी फ्योल ने किया है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? तो संप्रेषण कहलाता है। तो वो किसी तरीके का भी विनिमय हो सकता है। विनिमय माने आदान प्रदान, संप्रेषण माने सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाना। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना मतलब आपको सहभागिता चाहिए। और तो एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपको चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। धन्यवाद।